प्रोफाउंड रैंकिंग के शीर्ष स्थान का नाम लेकर अथर्व के दिल में उथल पुथल मच गई। वो इस बात से हैरान नहीं था कि इस व्यक्ति की ताकत आत्मा ज्ञान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी, बल्कि उस फरहान बेली की उम्र से हैरान था। वो पूरी सूची में एकमात्र ऐसा इंसान था जो 18 साल से कम उम्र का था और उसने वास्तव में एवलनी प्रोफाउंड रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया था। एक 17 वर्षीय व्यक्ति जो आत्मा ज्ञान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। उसकी उम्र और ज्ञान शक्ति के स्तर को देखकर अथर्व अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया, कैसी चौंकाने वाली विकराल प्रतिभा है। केवल 17 वर्ष की आयु में वो वास्तव में आत्मा ज्ञान क्षेत्र में गया। न्यू मून सिटी में सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर 1 प्रतिभा लक्षित, जो 16 साल में नवजात ज्ञान क्षेत्र के 10वें स्तर पर था, वो तो इसका नौकर बनने के लायक भी नहीं है। एक मिनट, फरहान बेली। अचानक ही अथर्व की भौहें सिकुड़ गई। उसे जितना पता था उसके अनुसार बेली उपनाम बर्निंग हेवन संप्रदाय से संबंधित था। इस तथ्य से अथर्व फिर से एक गहरी सोच में पड़ गया और अपने दिल ही दिल में बुदबुदाया, केवल बर्निंग हेवन संप्रदाय के सदस्यों का उपनाम ही बेली हो सकता है। लेकिन बर्निंग हेवन संप्रदाय का कोई सदस्य इस प्रोफाउंड पैलेस में क्यों आएगा? बर्निंग हेवन संप्रदाय की विरासत और संसाधन सब कुछ प्रोफाउंड पैलेस से कहीं अधिक बेहतर है। अगर वाइस चेयरमैन रमनदीप स्वयं जाकर भी बर्निंग हेवन संप्रदाय को निमंत्रण देंगे तो भी वो प्रोफाउंड पैलेस पर कभी ध्यान नहीं देंगे। फिर इस फरहान का उपनाम बेली कैसे हो सकता है? अथर्व ग्रेट पैगोडा के अंदर दीवार पर हेवनली प्रोफाउंड रैंकिंग की सूची देख रहा था। ठीक इसी समय ग्रेट पैगोडा के अंदर 2 लोग दाखिल होते हैं। दाहिनी ओर का युवक पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी नरमी की झलक दिख रही थी। उसकी आधी खुली आंखों की बिखरती निगाहों से ठंडी ठंडक महसूस हो रही थी। जब उसने अथर्व को देखा तो उसने सीटी बजाते हुए कहा, वाह, मुझे वास्तव में ये चेहरा अपरिचित लग रहा है। छोटे भाई, क्या तुम यहाँ नए आए हो? अथर्व ने एक तिरछी नजर डाली और इस सफेद कपड़े वाले व्यक्ति के बगल में खड़े लोकादित्य को देखकर थोड़ा चौंक गया। ठीक उसी समय लोकादित्य ने भी अथर्व की ओर देखा तो वो भी एक पल के लिए चौंका और फिर तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अरे ये तो वो छोटा चूहा है जिसने घोषणा की है कि 3 महीने बाद ये मुझे चुनौती देना चाहता है। ओह, सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो तुम हो अथर्वदेव। वास्तव में तुम्हारा रंग रूप अच्छा है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था तो उसी समय तुम्हारा दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था। सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति से आने वाली गहन ऊर्जा की आभा स्पष्ट रूप से लोकादित्य की तुलना में अधिक मजबूत थी और इसकी तुलना कौस्तविक से की जा सकती थी। उसके शब्द बेहद घटिया थे, जिससे अथर्व को गुस्सा आ गया और उसके हृदय में जानलेवा चमक उठने लगी। लकीम, अपने शब्दों पर ध्यान दो। इसी समय प्रवेश द्वार की ओर से एक तेज आवाज आई और कौस्तविक ने ग्रेट पैगोडा के अंदर प्रवेश किया। द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वाह सर्च करो। द वॉरियर 6800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा। 6.8 प्लस उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए द वॉरियर एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ घोस्ट हंटर। ये नाम सुनकर अथर्व को तुरंत हेवनली रैंकिंग में उसकी रैंक याद आ गई। 33वां स्थान। वो कौस्तविक से 4 रैंक नीचे था। लकीम ने मुस्कुराते हुए कौस्तविक की ओर देखा और कहा, अरे भाई कौस्तविक, मैंने सुना था कि आप बाहर से एक छोटा चूहा लेकर आए, लेकिन आपको अपने इस छोटे चूहे का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये छोटा चूहा इनर पैलेस में इधर उधर घूमता रहा तो इससे हमें बहुत घृणा होगी। क्यों भाई लोकादित्य, मैंने ठीक कहा ना? उसकी बात पर लोकादित्य ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, इस छोटे चूहे के इनर पैलेस में प्रवेश करने के पीछे कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा जिम्मेदार हूँ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं कल ही इस चूहे को अपंग कर देता, लेकिन अब चूंकि ये छोटा चूहा इनर पैलेस के अंदर आ गया है तो भाई कौस्तविक को मेरे भाई लकीम की सलाह पर ध्यान देना होगा। देखना कहीं ये छोटा चूहा हमारे मूड को खराब न कर दे और हमारे द्वारा कुचला न जाए। हैं
अपनी बात खत्म करने के बाद लोकादित्य और लखीम दोनों ठहाके लगाते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कौस्तविक ने एक लंबी आह भरी और अपने गुस्से को बलपूर्वक दबा दिया। फिर वो अथर्व के पास गया और शांति से बोला, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। लखीम और लोकादित्य के परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध है, इसलिए वे दोनों हमेशा एक ही धुन पर सवार रहते हैं। अथर्व हल्के से हंसा और ये जताया कि उसे उनकी बातों से कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसकी नजर हेवनली प्रोफाउंड रैंकिंग सूची पर चली गई और उसने संदेहपूर्ण भाव से पूछा, बड़े भाई, रैंकिंग में पहले स्थान पर स्थित फरहान बेली का उपनाम बेली क्यों है? क्या वो बर्निंग हेवन संप्रदाय का सदस्य है? कौस्तविक ने सिर हिलाया और कहा, आपका अनुमान सही है। फरहान बेली वास्तव में बर्निंग हेवन संप्रदाय का सदस्य ही है और वो बर्निंग हेवन संप्रदाय के वर्तमान लीडर फियाज बेली का सबसे छोटा बेटा भी है। उसकी बात सुनकर अथर्व ने सदमे से भरे चेहरे के साथ कौस्तविक की ओर देखा। उसका चेहरा देखकर कौस्तविक ने उसे समझाते हुए धीरे से कहा, वर्तमान में फरहान बेली ने बर्निंग हेवन संप्रदाय को छोड़ दिया है। उसकी प्रतिभा बहुत भयावह है, लेकिन वो एक अत्यंत अहंकारी व्यक्ति भी है। वो अपनी असफलता को कभी बर्दाश्त नहीं करता। 1 साल पहले वो अपने भाई जियान बेली से बुरी तरह हार गया और अपमानित हुआ। अपने गुस्से के कारण उसने बर्निंग हेवन संप्रदाय छोड़ दिया और कसम खाई कि वो तब तक संप्रदाय में वापस नहीं लौटेगा जब तक कि वो जियान को हरा नहीं देता। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाओ, वहां सर्च करो। द वॉरियर 6700 प्लस मेंबर है, 6.7 के प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है। द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वह सर्च करो। द वॉरियर 6800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा, 6.8 प्लस, उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। तो फेक चैनल को छोड़िए और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए द वॉरियर एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ। की बात सुनकर अथर्व ने उत्सुकता से पूछा, फिर उसने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश क्यों लिया? कौस्तविक ने उस पर एक नजर डाली और कहा, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में शाही परिवार की मौजूदा स्थिति को नहीं समझते। शाही परिवार? इससे उनका क्या संबंध है? फरहान बेली के ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने का कारण यह है कि तीसरे राजकुमार फरहान बेली को इस ग्रेट पैगोडा के अंदर सीखने की अनुमति देकर बर्निंग हेवन संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। अथर्व को अभी भी कौस्तविक की बातें ठीक से समझ नहीं आ रही थी। तब कौस्तविक ने एक लंबी आह भरी और फिर सरलता से समझाते हुए कहा, वर्तमान ब्लू विंड सम्राट गंभीर रूप से बीमार हैं और ऐसी अफवाहें हैं कि वो अगले 3 साल तक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। सम्राट के पद पर कब्जा जमाने के लिए क्राउन प्रिंस चैतन्य और तीसरे राजकुमार चंद्रेश क्रमशः चूरू संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय से मदद मांगने के लिए गए। बर्निंग हेवन संप्रदाय से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए तीसरा राजकुमार चंद्रेश स्पष्ट रूप से उनकी गुड बुक्स में शामिल होना चाहता है। इसलिए चंद्रेश वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। तो जब उसे पता चला कि फरहान बेली अस्थायी रूप से संप्रदाय छोड़ रहा है तो उसने उसे इनर पैलेस में प्रवेश की अनुमति दे दी। कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता है कि शाही परिवार और संपूर्ण ब्लू विंड साम्राज्य एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। यहाँ तक कि इस इनर पैलेस को भी आने वाले बदलाव में शामिल किया जा रहा है। तीसरे स्थान पर जो गबिन है वो राजकुमार चैतन्य का समर्थन कर रहा है और दूसरे स्थान पर रहने वाला रोबिन तीसरे राजकुमार चंद्रेश का समर्थन कर रहा है। वर्तमान में वे भी काफी अहंकारी व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन दोनों के साथ कोई खिलवाड़ न करें। अथर्व ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर ऐसा ही है तो बड़े भाई क्राउन प्रिंस और तीसरे राजकुमार ने आपको भी इसमें शामिल करने की कोशिश की होगी, है ना? कौस्तविक ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, इस वर्ष क्राउन प्रिंस और तीसरे राजकुमार की ओर से मुझे दर्जनों आमंत्रण मिले हैं, लेकिन मैं उन सभी को अस्वीकार करने का बहाना खोज रहा हूँ। इस जगह से सीखने का काम पूरा करने के बाद मेरे लिए इस शाही शहर में रहना संभव नहीं होगा। काम पूरा होते ही मुझे न्यू मून सिटी लौट जाना चाहिए। यदि आप भी कभी इनर पैलेस में प्रवेश करते हैं तो आपको द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है
तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वह सर्च करो, द वॉरियर 6800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा। 6.8000 प्लस उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। तो फेक चैनल को छोड़िए और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए द वॉरियर एपिसोड। प्रकार के निमंत्रण प्राप्त होने का अनुभव होगा। जब वो समय आएगा तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे यह आप पर निर्भर करेगा। अभी के लिए जाओ और अपने अभ्यास पर ध्यान दो। 3 महीने का समय बहुत लंबा नहीं है, आपको एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कौस्तविक ने अथर्व की आंखों में गहराई से देखा और फिर वहां से चला गया। अथर्व भी कुछ देर बाद सीधे 10वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। कौस्तविक ने जिस 101वें कमरे की बात की थी वो अब उसके ठीक सामने था। अथर्व ने कमरे के अंदर प्रवेश किया और देखा कि यह कमरा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा है और एक मजबूत गहन ऊर्जा सील से घिरा हुआ है। कमरे में प्रवेश करते ही अथर्व को ऐसा लगा जैसे वो बाहर की तुलना में बिल्कुल नई दुनिया में आ गया हो। इसी समय अथर्व के सामने एक लाल रोशनी चमकी और धीरे धीरे जैस्मीन उसके सामने प्रकट हो गई। उसने कमरे के वातावरण पर एक नजर डाली और कहा, बुरा नहीं है, ये जगह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है। हम बाहर से आने वाली किसी भी ध्वनि और हलचल से प्रभावित नहीं होंगे। यह आपकी ट्रेनिंग के लिए असाधारण रूप से एक अच्छी जगह है। 3 महीने बाद लोकादित्य के साथ आपका मुकाबला होगा। यदि आप अपनी इविल गॉड की मिस्टिक वेन्स और सभी 54 शक्तियों के मार्गों पर भरोसा करते हैं और इविल सोल तथा फिनिक्स आग की शक्ति की सहायता से इन 3 महीनों में अपनी ज्ञान शक्ति को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो शायद आप लोकादित्य को हरा सकते हैं। लेकिन यदि इन 3 महीनों के भीतर आपने अपनी गहन शक्ति का प्रशिक्षण करते हुए रौद्र के महान मार्ग को पहले चरण तक विकसित कर लिया तो उस समय आप न केवल लोकादित्य को आसानी से हरा सकते हैं बल्कि उसे कुचलकर उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैस्मीन ने आगे कहा, हालांकि रौद्र का महान मार्ग सीखना बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी की समझने की ताकत कम हो तो सिर्फ इसे समझने में ही बहुत समय लग सकता है। यहाँ तक कि मेरे भाई जैसे पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी शुरुआत में इसे समझने में पूरे 33 दिन लग गए थे। इसलिए आपके लिए केवल 3 महीनों में रौद्र के महान मार्ग को पहले चरण तक विकसित करना वास्तव में कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। फिनिक्स परीक्षण मैदान में आपने फिनिक्स विश्वगाथा के पहले 4 चरणों को जाने बिना ही 5वें और 6ठे चरण को समझ लिया था। इससे यह साबित होता है कि आपकी समझने की क्षमता कमजोर नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने कोमल हाथों को अपने सीने के सामने जोड़ा और उसकी खूबसूरत आकृति अथर्व के सामने तैरने लगी। उसके चेहरे पर अत्यधिक मधुरता और शीतलता थी। उसने अब अपना स्वर किसी बुजुर्ग की तरह करते हुए कहा, अब नीचे बैठिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं रौद्र के महान मार्ग की जानकारी आपके दिमाग में अंकित कर दूंगी। उसके बाद इसे समझने और साधना के तरीकों को जानने में कितना समय लगेगा यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। अथर्व कमरे के केंद्र में बैठ गया और खुद को शांत करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जैस्मीन आगे बढ़ी और अपनी एक उंगली अथर्व के माथे पर रख दी। इसके बाद रौद्र के महान मार्ग की सारी जानकारी अथर्व के दिमाग में अंकित हो गई। जब अथर्व ने इस जानकारी को पढ़ना शुरू किया तो उसकी चेतना एक भ्रम की स्थिति में प्रवेश कर गई। हालांकि ये जानकारी उसके दिमाग में बहुत स्पष्ट थी, फिर भी उसे ये अस्पष्ट लग रही थी। उसने इस जानकारी को समझने के लिए चाहे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हो, चाहे अपने दिल का, चाहे अपने ध्यान का, चाहे अपनी गहन शक्ति का, उसने हर तरीका अपनाया। लेकिन जब भी वो इसे समझने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता जैसे ये एक अछूती धुंध हो। वो जितना अधिक पढ़ने की कोशिश करता ये उतनी अधिक अस्पष्ट और बिखरी हुई प्रतीत होती। अथर्व की धड़कनें और सांसें धीमी और हल्की हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से भी ज्यादा शांत हो गया हो। उसकी 5 इंद्रियां बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। उसने इस जानकारी को समझने के लिए अपनी पूरी चेतना को उस पर केंद्रित कर दिया। हालांकि उसने जितना अधिक ध्यान केंद्रित किया जानकारी उतनी ही अधिक धुंधली होती गई। इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन एक विशाल महासागर के केंद्र में हो और उसे ये नहीं पता था कि किनारे तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी,
16 वर्षीय युवा, क्या आपके पास सचमुच रौद्र के महान मार्ग को समझने की क्षमता है? यह आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से आई थी। हाँ, अथर्व ने अपने मन में उत्तर दिया। फिर आपकी समझ क्या है? बुजुर्ग की आवाज ने पूछा। मैं ताकत हासिल करना चाहता हूं, वो ताकत जो हर किसी से बढ़कर है, उन सभी की रक्षा करने की ताकत जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूं, यही मेरी समझ है, अथर्व ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा। बुजुर्ग की आवाज में कुछ प्रशंसा थी और उन्होंने कहा, यह वास्तव में आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से की समझ है। आप काफी सच्चे हैं। हालांकि यदि आप रौद्र के महान मार्ग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना होगा कि महान मार्ग क्या है और रौद्र क्या है। तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि महान मार्ग और रौद्र के बारे में आपकी समझ क्या है? क्या अथर्व दे पाएगा सही उत्तर? क्या वो वाकई रौद्र के महान मार्ग की गहराई को समझने में सफल होगा या फिर ये उसका सबसे कठिन मोड़ बनने वाला है? जानने के लिए सुनिए द वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। महान मार्ग के कारण संभव है। उदाहरण के लिए आग पानी को बुझा सकती है, घास कभी पेड़ से ऊंची नहीं हो सकती। इस दुनिया में केवल धरती ही नहीं बल्कि आकाश और समुद्र भी हैं। ये सब सबसे मौलिक नियम है जो इस दुनिया को नियंत्रित करते हैं। जब ये मार्ग एक साथ आते हैं तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं। ये दुनिया में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं जिससे ये संसार सुचारू रूप से चलता है। महान मार्ग के बारे में यही मेरी समझ है। और जहां तक रौद्र की बात है तो ये दया, दूसरों की भलाई, क्षमा और ऐसे ही गुणों का प्रतीक है। बुजुर्ग की आवाज में शांति से हंसी गूंजी और उन्होंने कहा, युवा, तुम्हारी उम्र में महान मार्ग की इतनी गहरी समझ होना दुर्लभ है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की यात्रा पर ले चलता हूं। जैसे ही बूढ़ी आवाज धीमी हुई, अथर्व के सामने धीरे धीरे एक चमकीली जगह प्रकट हुई। यह सुंदर पहाड़ों और नदियों का स्थान था। घास हरी थी और नदी कलकल करती हुई बह रही थी। एक दयालु दिखने वाला व्यक्ति जो लगभग 50 वर्ष का था, एक दवा की टोकरी लेकर नदी के किनारे चल रहा था। तभी उसे नदी के किनारे महान मार्ग क्या है, रौद्र क्या है, इन शब्दों को अथर्व ने अपने मन में दोहराया और बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, महान मार्ग वो मौलिक नियम है जो स्वर्ग और धरती को नियंत्रित करता है। यह प्रकृति के सभी प्राणियों के भीतर मौजूद होता है और हर समय हर स्थान पर सक्रिय रहता है। एक व्यक्ति बड़ा होने से पहले एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। यदि वो एक सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं होती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति 1000 वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। ये सब महान मार्ग के कारण संभव है। उदाहरण के लिए आग पानी को बुझा सकती है, घास कभी पेड़ से ऊंची नहीं हो सकती। इस दुनिया में केवल धरती ही नहीं बल्कि आकाश और समुद्र भी हैं। ये सब सबसे मौलिक नियम है जो इस दुनिया को नियंत्रित करते हैं। जब ये मार्ग एक साथ आते हैं तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं। ये दुनिया में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं जिससे ये संसार सुचारू रूप से चलता है। महान मार्ग के बारे में यही मेरी समझ है। और जहां तक रौद्र की बात है तो ये दया, दूसरों की भलाई, क्षमा और ऐसे ही गुणों का प्रतीक है। बुजुर्ग की आवाज में शांति से हंसी गूंजी और उन्होंने कहा, युवा, तुम्हारी उम्र में महान मार्ग की इतनी गहरी समझ होना दुर्लभ है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की यात्रा पर ले चलता हूं। जैसे ही बूढ़ी आवाज धीमी हुई, अथर्व के सामने धीरे धीरे एक चमकीली जगह प्रकट हुई। यह सुंदर पहाड़ों और नदियों का स्थान था। घास हरी थी और नदी कलकल करती हुई बह रही थी। एक दयालु दिखने वाला व्यक्ति जो लगभग 50 वर्ष का था, एक दवा की टोकरी लेकर नदी के किनारे चल रहा था। तभी उसे नदी के किनारे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ही दिनों पहले जन्मा हो। उसके गले में एक जटिल आभूषण लटक रहा था और वो पूरी तरह नग्न था। आचार्य, उस व्यक्ति को बच्चे की ओर जाते हुए और ध्यानपूर्वक उसे उठाते हुए
द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वाह सर्च करो। द वॉरियर 6,800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा। 6,800 प्लस उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। तो फेक चैनल को छोड़िए और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए द वॉरियर एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ घोस्ट हंटर। अथर्व ने जोर से कहा। बुजुर्ग की आवाज फिर से गूंजी। वह एज्योर क्लाउड महाद्वीप है। यह दृश्य तुम्हारे जन्म के तीसरे दिन का है। अब बताओ, तुमने किस महान मार्ग का सामना किया है? अथर्व ने उत्तर देने से पहले कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे जन्म के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन मैं वहां मरा नहीं। आचार्य से मिलना मेरी किस्मत में था। ये सभी महान मार्ग के ही कार्य हैं। ये सभी महान मार्ग हैं। बहुत अच्छा। उसके सामने का दृश्य तुरंत बदल गया और अब जो दृश्य दिखाई दिया वो त्यान सिटी के चूरू कबीले का मुख्य द्वार था। वो कठोर भाव से दरवाजे से बाहर निकल रहा था। वो दूसरों के अपमान, तिरस्कार, उपहास और ग्लानि से पीड़ित था। ये वही दृश्य था जब उसे चूरू कबीले से निष्कासित कर दिया गया था। उसके दिल में जो गुस्सा था और दादाजी व अपनी छोटी बुआ के लिए जो चिंता थी, वो अब भी उसकी आत्मा में गहराई से बसी हुई थी। उसे अपनी कमजोरी पर क्रोध और तिरस्कार भी महसूस हो रहा था। बुजुर्ग की आवाज फिर उसके दिमाग में गूंजी। यह आकाश महाद्वीप है। अब तुम 16 वर्ष के हो चुके हो और अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। तुम्हारे कुल के लोगों द्वारा तुम्हें निष्कासित किए जाने के बाद तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी सभी ने तुम्हें एक दृष्टि से देखा। वे सभी तुम्हारे निष्कासन का उपहास कर रहे थे और जल्द ही तुम्हें भुला देंगे। तब तुम इतने दयनीय थे कि तुम्हारे पास वो स्थान छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तो बताओ, तुम्हारे लिए महान मार्ग क्या है? शायद वो स्वर्ग से भेजा गया एक परीक्षण था। अथर्व ने धीरे से उत्तर दिया। तुम्हारी समझ के अनुसार महान मार्ग वो नियम है जिसके द्वारा प्रकृति जीवित रहती है। इसका मतलब है कि तुम मानते हो इस जीवन में तुम जो भी करते हो, यहां तक कि तुम्हारा पिछला और भविष्य का जीवन भी, सब कुछ महान मार्ग के नियंत्रण और योजनाओं से बंधा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, क्या कहते हो, किसके साथ रहते हो, किससे बातचीत करते हो। ये सभी चीजें पहले से ही महान मार्ग द्वारा निर्धारित है। ये सब महान मार्ग के नियमों और नियंत्रण के अंतर्गत आता है। क्या मैं सही हूं? बुजुर्ग की इस बात से अथर्व पूरी तरह हैरान रह गया और काफी देर तक कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर दृश्य बदल गया। अब उसने एक घने जंगल की हरियाली देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी अभी एक भीषण तूफान आया हो। चारों ओर पेड़ टूटे पड़े थे, डालियां बिखरी हुई थी। उस जंगल के बीचों बीच वो एक शांत, कमजोर लड़की को उठाए हुए जा रहा था और बुरी तरह से रोते हुए उसे पुकार रहा था। लेकिन वो लड़की पहले ही मर चुकी थी और उसकी किसी भी चीख पुकार का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। बुजुर्ग की आवाज फिर से गूंजी। एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर ये एकमात्र इंसान थी जिसे तुम प्यार करते थे, आद्रिका। तुम्हारी संपूर्ण आत्मा में ये सबसे दर्दनाक क्षण था। ये दर्द अब भी तुम्हारी आत्मा की गहराई में समाया हुआ है। यदि तुम वास्तव में मानते हो कि इस दुनिया में सब कुछ महान मार्ग के नियंत्रण में है और कोई भी इससे बच नहीं सकता, तो बताओ, यदि तुम्हें एक और अवसर मिले तो क्या तुम अब भी यही मानोगे कि तुम और वो लड़की आद्रिका महान मार्ग की योजनाओं से नहीं बच सकते? और क्या वो लड़की एक बार फिर तुम्हें उसी स्थान पर छोड़ देगी? तब अथर्व एक बार फिर से कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके सामने का नजारा एक बार फिर बदल जाता है। अब उसमें एक द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वाह सर्च करो। द वॉरियर 6,800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा। 6,800 प्लस उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। तो फेक चैनल को छोड़िए और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए द वॉरियर एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ घोस्ट हंटर। देती है, जहां से नीचे की खाई का तल देख पाना
असंभव था। वो इस चोटी से निराशा में नीचे गिर रहा था। एज्योर क्लाउड महाद्वीप में ये आपका आखिरी क्षण था। आप विवश होकर निराशा में डूब गए थे और आकाश विष मोती को निगलकर इस अथाह रसातल में कूद गए थे। आपको विश्वास था कि वो आपके जीवन का अंतिम पल था। हालांकि जब आप जागे तो आपको एहसास हुआ कि आपका पुनर्जन्म हो चुका है, और वो पुनर्जन्म एक ऐसे व्यक्ति के भीतर हुआ जो पहले ही किसी अन्य महाद्वीप पर मारा जा चुका था। आपका पुनर्जन्म आप किस दौर से गुजरे, इसमें महान मार्ग क्या है? यदि आप अभी भी मृत होते तो उसमें महान मार्ग क्या होता? आपकी मृत्यु के बाद महान मार्ग आपको क्या प्रदान करता है? जैसे ही बुजुर्ग की आवाज गूंजी, सामने का दृश्य गायब हो गया और आवाज भी शांत हो गई। अथर्व के दिमाग में इस समय उथल पुथल मच गई थी। उसकी चेतना छटपटा रही थी और उसकी आत्मा परेशान थी। जिन बातों को वो अब तक सत्य मानता आया था, जो बातें उसे अवचेतन रूप से अटल लगती थी, वे सब अब डगमगाने लगी थी। उसका अवचेतन मन एक तूफानी लहर में बदल चुका था जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रौद्र के महान मार्ग की जानकारी लहरों के साथ बह चुकी हो और वो उलझन में खो गया हो। ये उलझन काफी देर तक बनी रही। अथर्व के विचार शांत होने में एक निश्चित समय लगा। कुछ देर तक मौन छाया रहा, फिर वो अचानक जोर से हंस पड़ा। वो अत्यधिक संतुष्टि के साथ हंस रहा था। यह ऐसा दृश्य था जैसे उसने अपने दिल में रखा हुआ कोई भारी पत्थर हटा दिया हो, मानो उसकी भावनाओं के बंद दरवाजे अब खुल गए हों। आपको क्या एहसास हुआ? बुजुर्ग की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी। अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। उस पल उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर और आत्मा दोनों अत्यंत शांति में है। यहां तक कि बाहरी दुनिया को देखने का उसका दृष्टिकोण भी अब बदल चुका था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो एक दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल नई और अलग दुनिया में कूद पड़ा हो। उसने बूढ़ी आवाज को जवाब देते हुए कहा, मैं समझता हूं कि इस दुनिया में महान मार्ग जैसी कोई चीज नहीं है। यदि कोई इसके होने पर जोर देता है तो वो महान मार्ग मैं ही हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में जन्म लेने के बाद ही महान मार्ग की बात करने में सक्षम हूं। यदि मेरा अस्तित्व ही न होता तो महान मार्ग का कोई अर्थ नहीं होता। इसका कारण यह है कि मेरा जन्म महान मार्ग से नहीं हुआ, बल्कि मेरे अस्तित्व के कारण ही महान मार्ग का जन्म हुआ है। इस संसार के सभी तत्व, जल, अग्नि, वायु, बिजली, पृथ्वी, अंधकार, समय, अंतरिक्ष, ये सभी मेरे लिए ही अस्तित्व में हैं, जो मुझे जीवित रहने का साधन प्रदान करते हैं। जिन लोगों, जीवों और वस्तुओं से मेरा सामना होता है, वे मेरे जीवन को बेहतर बनाते हैं। मेरे प्रियजन मेरे लिए बहुत खास हैं। वे मेरी भावनाओं को मजबूत बनाते हैं और मेरे जुनून व संकल्प को बढ़ावा देते हैं। ठीक उसी प्रकार वे सभी मेरे कारण अस्तित्व में हैं और मैं इन सभी का केंद्र हूं। इस संसार की हर चीज मेरे उपयोग के लिए है। इस दुनिया में हर प्राणी मेरे कारण ही अस्तित्व में है। यही मेरा महान मार्ग है और यही एकमात्र महान मार्ग है। रौद्र भी मेरे भीतर ही मौजूद है। मैं इसे किसी भी समय बना सकता हूं और किसी भी समय समाप्त कर सकता हूं। यह सब मेरी इच्छाओं से नियंत्रित होता है और इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप। द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वह सर्च करो। द वॉरियर 6800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा। 6.8 प्लस उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। तो फेक चैनल को छोड़िए और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए। द वॉरियर एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ घोष संभव नहीं है, क्योंकि मैं ही महान मार्ग हूं। बुजुर्ग की आवाज ठहाकों में गूंज उठी और वो बोले, युवक, आपने मुझे हैरान कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास 2 नहीं बल्कि 3 जीवन थे और आपने इतनी शीघ्रता से ये सब जान लिया। ये असाधारण है। तो अब से स्वर्ग और धरती आपके अधीन हो। इस संसार के सभी प्राणी केवल आपके कारण अस्तित्व में हैं। जाइए और अपना महान मार्ग और अपना रौद्र स्वयं खोजिए। अथर्व, जो पहले से पूरे 3 दिनों से ग्रेट पैगोडा के कमरे में बैठा हुआ था, अचानक हंस पड़ा।
जब वो मुस्कुराया तो उसके शरीर से एक हल्की चांदी की रोशनी प्रकट हुई। इसके ठीक बाद उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा चांदी का शिवालय दिखाई देने लगा। जैस्मीन ने जब ये दृश्य देखा तो उसने सदमे से भरी आवाज में धीरे से कहा, उस वर्ष बड़े भाई को इसे समझने में 33 दिन लग गए थे, लेकिन आपने केवल 3 दिनों का ही उपयोग किया। अब तक अथर्व के दिमाग में जो जानकारी अस्पष्ट और धुंधली थी वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। इसका अर्थ ये था कि रौद्र के महान मार्ग के मूल सिद्धांतों को उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और अब वो बिना किसी बाधा के रौद्र के महान मार्ग को विकसित करने में सक्षम हो गया था। उसी समय अथर्व की आत्मा और शरीर बहुत थके हुए महसूस होने लगे। पहले जो हैरानी थी वो अब गर्व में बदल चुकी थी, क्योंकि अब वो रौद्र के महान मार्ग के मूल सिद्धांत से ये समझ चुका था कि उसकी दुनिया में हर चीज का शासक वही है। उसकी सभी 54 शक्तियों के मार्ग खुल गए, यहाँ तक कि उसके शरीर का प्रत्येक रोम रोम सक्रिय हो गया। उसने गर्व के साथ दुनिया के सभी तत्वों का सामना किया और वातावरण से गहन ऊर्जा तथा संसार के सार को अपने भीतर खींच लिया। कुछ समय बाद अथर्व ने अपनी आंखें खोली। द वॉरियर का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वाह सर्च करो। द वॉरियर 6800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा। 6.8 प्लस उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। तो फेक चैनल को छोड़िए और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए द वॉरियर एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ घोस्ट हंटर। कहा कि जैस्मीन बिना पल के झपकाए उसे घूर रही थी। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, जैस्मीन, मैंने सफलतापूर्वक दहलीज पार कर ली है। जैस्मीन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने केवल 3 दिनों का समय लिया है। क्या 3 दिन? अथर्व अचानक चौंक गया। उसी समय उसके पेट में तेज भूख लगने लगी। तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि सचमुच पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि जब वो रौद्र के मूल सिद्धांत को समझने में लीन था तब उसकी चेतना का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह टूट गया था और इस कारण वो समय के प्रभाव को महसूस नहीं कर सका। उसे लगा जैसे केवल थोड़ा ही समय बीता है। तब जैस्मीन भावहीन चेहरे के साथ बोली, इस बार आप मेरी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी आपने केवल दहलीज पर कदम रखा है। अब आप आधिकारिक रूप से रौद्र के महान मार्ग के पहले चरण में कब प्रवेश करेंगे, यह आपकी समझ और लगन पर निर्भर करेगा। अगर आपको भूख लगी है तो पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद ही रौद्र के महान मार्ग की सच्ची साधना को आधिकारिक रूप से शुरू करना होगा। अथर्व ने सिर हिलाया और आकाशविश मोती से ढेर सारा खाना निकाला। पेट भर खाने के बाद वो फिर से जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ध्यान की स्थिति में आ गया। मैं महान मार्ग हूँ, रौद्र मेरे दिल में मौजूद है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब मेरे नियंत्रण में है। अथर्व के शरीर की सतह पर चांदी की रोशनी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे और भी स्पष्ट होती गई। उसके चारों ओर की हवा भी उत्तेजित होने लगी और दुनिया की शुद्ध जीवन शक्ति के झोंके पानी की धाराओं की तरह उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे। रौद्र के महान मार्ग के पहले चरण का उद्देश्य है दुनिया की जीवन शक्ति को अपने अंदर लेना। इस शक्ति को शरीर में भरने और शुद्ध करने के बाद व्यक्ति के पूरे शरीर का एक नवीन जन्म होता है, जिसमें मांस, बाल, रक्त, हड्डियां और अन्य सभी का एपिसोड अगर आपको सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो वाह सर्च करो। द वॉरियर 6800 प्लस मेंबर का चैनल मिलेगा। 6.8 प्लस उसी को ज्वाइन करना है। बाकी सारे फेक चैनल है, सबको लीव कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे एपिसोड अपलोड करने की ताकत देता है। तो फेक चैनल को छोड़िए और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिए और मजा लीजिए द वॉरियर एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ घोस्ट हंटर। शामिल है। हर चरण में शरीर में एक नया सुधार होता है। इसके साथ ही व्यक्ति की आयु सीमा भी अत्यंत तेजी से बढ़ती है। इस प्रक्रिया के दौरान ग्रेट पैगोडा के भीतर अथर्व की साधना उसके खुले 54 शक्तियों के मार्गों के साथ लगातार आगे बढ़ती रही। शांत कमरे में केवल अथर्व की सांसों की आवाज
और उसके दिल की धड़कन ही सुनी जा सकती थी। पूर्ण शांति के वातावरण में समय के प्रवाह का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि अथर्व अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसे अपनी प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक गर्म धारा का आवरण महसूस हो रहा था और वो उस गर्म धारा के बीच अपने शरीर को धीरे धीरे बदलते हुए अनुभव कर रहा था। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? अथर्व के शरीर में हो रहे इस रहस्यमय परिवर्तन का अंत क्या होगा? बूढ़ी आवाज का 3 जिंदगियों से क्या मतलब था? जानने के लिए